टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीबो-गरीब चीज नोटिस की। समुद्र के बॉटम में शिप का अगला हिस्सा काफी अच्छी कंडीशन में, जबकि पिछला हिस्सा इंतहाई बुरी कंडीशन में, और वो भी 2000 फीट दूर पड़ा था। बेशक 100 सालों तक समुद्र के बॉटम में पड़े रहने पर लोहा और स्टील गल सड़ जाते हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक ही शिप का हिस्सा थे और एक ही वक्त में डूबे थे, तो पिछले हिस्से में इतना फर्क क्यों? रिसर्चर्स का मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी शिप के साथ कुछ और भी हुआ था, जिसमें उसके पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पर सवाल है, आखिर क्या? द एडी शो में आपका स्वागत है। लगभग 1912 में जिस रात टाइटैनिक के साथ हादसा पेश आया था, उस वक्त कनाडा में न्यू फाउंडलैंड से 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समुद्र में बीचों बीच अकेले मौजूद थी। हादसे के वक्त इसमें टोटल 2240 पैसेंजर्स थे, जिसमें करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा बैठे थे। जिस टाइटैनिक शिप को अनसिंकेबल कहा जाता था, वो कुदरत की ताकत के सामने देखते ही देखते काले समुद्र के अंदर नजरबंद हो गई। इस हादसे के चश्मदीद गवाह, आई विटनेस वो लोग थे जो किसी तरह शिप से निकलकर अटलांटिक ओशियन में ठंडे पानी में खुद को बचा पाए थे। आइसबर्ग से टकराने से लेकर शिप के डूबने तक जो कुछ हुआ था, रिकॉर्ड उस आई विटनेस के सिवा और किसी के पास नहीं था, जो कि खुद ठंडे पानी में लड़ने में मशरूफ थे। पहली शिप आरएमएस कारपैथिया भी टाइटैनिक डूबने के 1.5 घंटे बाद वहां पहुंची थी। वो भी खुशकिस्मती थी कि वो टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज उसे मिल चुका था, वरना जो लोग ठंडे पानी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उनकी जान भी नहीं बचती। और टाइटैनिक के हादसे के बारे में आज तक किसी को भी नहीं मालूम पड़ता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शिप के साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर बचने वाले लोगों ने बताया कि शिप की आइसबर्ग के साथ टक्कर हुई थी। इस बयानात को मौके पर मौजूद आइसबर्ग को देखकर किया गया, जिस पर टाइटैनिक का लाल पेंट अभी तक लगा हुआ था। हादसे के बाद आई विटनेस और एविडेंस देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक के राइट साइड पर आइसबर्ग ने 300 फुट बड़ा सुराग छोड़ दिया था, यानी टाइटैनिक की पूरी साइड का 1/3 हिस्सा फट गया था। दूसरी तरफ आई विटनेस का कहना था कि शिप को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि अगर आइसबर्ग में वाकई टाइटैनिक पर 300 फीट लंबा सुराग किया था, तो 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद ही मिनटों में शिप को डूब जाना था। मुख्तलिफ पार्ट शिप के अलग होकर आसपास बिखरे हुए थे, पर सच्चाई क्या थी उस वक्त किसी को भी नहीं मालूम था। सच्चाई जानने के लिए जरूरी था कि टाइटैनिक शिप को ढूंढा जाए। कई सालों तक टाइटैनिक की तलाश जारी रही, पर हर गुजरते साल ये मिस्ट्री और संगीन होती गई। आखिरकार 73 ईयर्स बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला, तो ये मरीन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। वो सारे सवालात जो टाइटैनिक पीछे छोड़कर गई थी, उनके जवाबात ढूंढने का वक्त आ चुका था। अटलांटिक ओशियन की 4000 मीटर गहराई में कई दहाइयों में टाइटैनिक का मलबा काले अंधेरे में मौजूद था। एक्सपेडिशंस किए गए, जहां शिपरेक की लातादाद फोटो कैप्चर की गई। ओशियनिक एक्सप्लोरर पीएच नार्गेलेट ने 30 से ज़्यादा बार टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया है, लेकिन उन्होंने 3000 फीट बड़ा सुराग एक बार भी नहीं देखा। अलबत्ता टाइटैनिक की इस प्रोफाइल फोटो में 30 फीट का यह एरिया जाहिर करता है कि यहाँ पर कोई चीज़ आकर लगी थी। इसका एरिया 11 स्क्वायर फीट बनता है, और कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से 370 गैलन पानी हर सेकेंड में टाइटैनिक के अंदर जमा हो सकता था। इसी स्पीड से पानी भरने का मतलब है कि पूरी शिप में पानी मात्र 2.5 घंटे में भरा होगा, और आई विटनेस के मुताबिक
टाइटैनिक को डूबने में भी 2.5 घंटे ही लगे थे। यानी एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि टाइटैनिक में 300 फीट बड़ा सुराख नहीं बल्कि सिर्फ 30 फीट बड़ा क्रैक पड़ा था। ये एक अकेली मिस्ट्री नहीं थी, अभी तो और भी काफ़ी कुछ जानना बाकी था। टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स को यह समझ नहीं आ रहा था कि शिप का अगला हिस्सा जिसे बो कहा जाता है वो पिछले हिस्से यानी स्टर्न से ज़्यादा कैसे अच्छी हालत में पड़ा है और इन दोनों के दरमियान इतनी ज़्यादा फासला क्यों है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाईटेक सोलार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। आरओवीज ने टाइटैनिक शिपरेक साइज का लाखों फोटोज कैप्चर करी और फिर उनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल में कन्वर्ट किया। इस मॉडल में वो तमाम डिटेल्स भी थीं जो नॉर्मली इस गहराई में कोई आम कैमरा या इंसानी आंख नहीं देख सकती थी। इस मॉडल में देखा जा सकता है कि 392 फीट लंबे इस स्टर्न के तमाम डेक्स एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हैं जैसे ये स्टील के नहीं बल्कि कागज़ के बने हैं। मुख्तलिफ पार्ट्स शिप से अलग होकर आसपास बिखरे हुए हैं। सिर्फ इसमें लगे 2 घर के साइज जितने बड़े इंजन हैं जो इसके साथ जुड़े हैं। इसी मॉडल में एक और अहम इशारा छुपा हुआ है, वो इशारा जो स्टर्न की इस हालत के बारे में बताता है। 110 साल पहले स्टर्न जब ओशियन फ्लोर से आकर टकराया तो उसके निशानात आज तक यहाँ छपे हुए हैं, पर उनको सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। इस निशानात से जाहिर होता है कि स्टर्न जिस वक्त ओशियन फ्लोर से टकराया तो उस एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा था। साइंसदान इस निशानात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टर्न उस वक्त हैरत अंगेज तौर पर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था। शिप का पिछला हिस्सा जबकि इतनी स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाली फोर्सेस ने शिप के लूज पार्ट्स को फाड़ दिया और जब वो 4 किलोमीटर नीचे ओशियन फ्लोर से टकराया तो इससे सारे डेक एक दूसरे के अंदर धंस गए। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बो सेक्शन फ्रंट सेक्शन का डिज़ाइन हाइड्रोडायनामिक है, यानी ये पानी के अंदर आसानी से काट सकता है। ठीक उसी तरह जैसे शिप पानी को काटकर अपना रास्ता बनाते चलती है, यही वजह है कि बो सेक्शन स्टर्न के मुकाबले में न ही रोटेट कर रहा था और ना ही पानी की फोर्सेस इस पर डायरेक्टली अटैक कर रही थी। आखिरकार 110 साल पहले होने वाले हादसे की एक और मिस्ट्री को भी सुलझा दिया गया, लेकिन एक और शक्ल भी है जिसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि टाइटैनिक शिप 2 हिस्सों में किस वक्त अलग हुई। जैसे कि आपने जाना कि शिप के हिस्सों में टूटने की खबर आई विटनेस ने दी थी। सालों से ये माना जा रहा है कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। ये खबर काफ़ी हद तक सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जब बो सेक्शन में पानी भर गया तो वो पानी अंदर चला गया। इसकी वजह से स्टर्न सेक्शन का पूरा वेट मिड पॉइंट यानी सेंटर पर पड़ रहा था। ये सेंटर पॉइंट इतना ज़्यादा वज़न बर्दाश्त न कर सका और टूटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। पर सोलर स्कैनिंग ने बताया कि 3D मॉडल कुछ अलग ही कहानी बताता है। देखा जाए तो टाइटैनिक के अंदर मौजूद साजो सामान दूर दूर तक ओशियन फ्लोर पर बिखरा पड़ा हुआ है। इसमें कॉफ़ी कप्स, डिनर प्लेट्स, कैंडेलियर्स, डेक बेंचेस और लोगों का पर्सनल सामान भी है। इसमें से 90% आइटम स्टर्न सेक्शन के हैं। टोटल 10,000 से भी ज़्यादा आइटम इस पूरे एरिया में फैले हैं, जो करीब 3.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनाता है। अगर ये सेक्शन पानी के ऊपर ही बो सेक्शन से अलग हो जाता था तो इसका मतलब है ओशियन फ्लोर पर पहुंचते पहुंचते इसका मलबा 3.2 स्क्वायर किलोमीटर नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़े एरिया में फैलता, जैसा कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सेक्शन
टूर तो पानी के ऊपर ही गया था, लेकिन ये बुश सेक्शन से अलग ओशियन फ्लोर के करीब हुआ है और फिर रोटेट होता होता अपनी डायरेक्शन बदल गया और 2000 फीट दूर जा गिरा। आज आरएमएस टाइटैनिक की बॉडी पूरी तरह से रस्ट हो चुकी है। साइंसदानों का मानना है कि ओशियन इस गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रस्टिंग प्रोसेस भी बहुत स्लो होता है। लेकिन जंग के कुछ सैंपल्स को निकाल कर जब टेस्टिंग किया गया तो मालूम पड़ा जंग बैक्टीरिया से रिलीज होने वाले ऑक्सीजन की वजह से लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तेज़ी से इस पर जंग लगता जा रहा है, आने वाले कुछ सालों में इसके सारे फ्लोर्स गिर जाएंगे और यह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। द एडी शो की सारी वीडियोस देखने के लिए और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।